हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से हमने ये जाना था कि आपका जो फ्रिक्शन होता है किस तरीके से वो बढ़ता या घटता। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्टिविटी समझी थी जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आप एक सेल को, ठीक है, आपने एक सेल लेना है, एक बोर्ड लेना है और इस तरीके से टेबल के ऊपर अरेंजमेंट कर देना है, इस तरीके सारा सामान रख देना। फिर आपको एक पॉइंट को मार्क करना है, वहां से आपको जो है सेल को छोड़ना है। आपको बेसिकली पेंसिल सेल को छोड़ना है और फिर वो मूव करेगा, गति करेगा। जो आपकी ये बोर्ड है, बोर्ड से फिर ये टेबल के ऊपर जाएगा और फिर जहां तक ये जाता है, जहां पे जाके ये रुकता है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को आपको मार्क करना है। इसके बाद आप एक कॉटन का कपड़ा यानी सूती कपड़ा बिछाएंगे टेबल के ऊपर। फिर इसी तरीके से पूरा अरेंजमेंट करेंगे। सेल लेंगे, सेल को फिर से जो आपने पॉइंट मार्क किया था ए, वहां पे रखेंगे, छोड़ेंगे और जितनी दूरी तक वो जाएगा, रुकेगा, उस पॉइंट को आपको मार्क करना। फिर इस एक्टिविटी को आपको, जो आपका सैंड पेपर है, उसको बिछा के दोहराना है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर से आपको सैंड पेपर टेबल के ऊपर बिछाना है, इसी तरीके से अरेंजमेंट करना है, इसी तरीके से सारी चीजें रखनी है और जो आपका सेल है उसको फिर से एक बिंदु पे रखना है और उसे छोड़ देना है और फिर ये देखना है कि वो जो सेल है वो कितनी दूरी तक जाती है, कितनी दूरी तय करने के बाद वो रुकती है। इसके बाद आप जूट के कपड़े का उपयोग करके इस जो एक्टिविटी है, इस क्रियाकलाप को दोहराएं। तो हमने क्या देखा था कि जैसे कि आपका जो कपड़ा है, जैसे जूट का कपड़ा हो गया या आपका जो सैंड पेपर है, उसके ऊपर जब सेल चलता है तो वो काफी दूरी जो है, काफी कम दूरी तय करता है और फिर रुक जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं टेबल की, ठीक है, क्योंकि टेबल की सतह कैसी है, चिकनी है, तो उसके ऊपर जब सेल चलता है तो वो काफी दूरी तय करता है, तब जाके रुकता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब दो सतह या दो वस्तुओं की जो सतह है वो आपस में कांटेक्ट में या संपर्क में होती है, तो उनका नेचर, उनकी प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर घर्षण बल निर्भर करता है। यानी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो इनके जो सरफेस, कांटेक्ट में जो सरफेस है, सतह है, उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि सैंड पेपर और जूट की जो सतह है वो खुरदुरी है, वो अनियमित है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका सेल है वो जल्दी रुकता है, सेल कम दूरी को तय करते हुए जल्दी रुक जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि इन दो केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो ज्यादा लगता है। वहीं टेबल के केस में, क्योंकि टेबल की सतह स्मूथ है, कैसी है, चिकनी है, पॉलिश्ड है, ठीक है, तो क्या है, समतल सतह है, इसमें अनियमितताएं बहुत ही कम है, जिस कारण सेल आसानी से आगे गति कर पा रहा है और काफी दूरी तय करने के बाद सेल रुकता है। यानी टेबल की सतह के केस में, क्योंकि ये सतह कैसी है, चिकनी है, तो यही कारण है कि इसमें घर्षण बल कम लगता है, तो ये ज्यादा दूरी तय करने के बाद रुकती है। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, अनियमितता क्या है, अनियमितताएं। तो बेसिकली क्या है, क्या होता है, जैसे कि हमने पहले जो है एक्टिविटी करी, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी, पहली एक्टिविटी थी, उसमें हमने एक टेबल के ऊपर जो है बुक रखी थी और फिर हमने क्या किया था, बुक को हाथ से जो है धक्का दिया था। फिर हमने ये देखा था कि जो बुक है वो आगे मूव करती है और फिर वो रुक जाती है। अगर हम बुक
जो आपकी किताब है और जो ये टेबल है या मेज है, इसकी सतह के जो बीच में, यानी ये जो किताब और टेबल की जो सतह है, जो तल है, जो आपस में कांटेक्ट में है, इनको अगर हम माइक्रोस्कोपिक में देखें या माइक्रोस्कोप में देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं। अगर हम नॉर्मली देखें तो किताब की सतह हमें समतल दिखाई देती है। इसी तरीके से आपका जो टेबल होता है, टेबल की सतह भी आपको समतल दिखाई देती है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें या माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो किताब है और ये जो टेबल है, इनकी जो सतह है, इनके बीच में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। यानी इनकी सतह बिल्कुल जो है चिकनी नहीं है, समतल नहीं है, इनमें क्या है, इस तरीके से अनियमितता है, कुछ इस तरीके, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते। अब क्या होता है, जब हम किताब को टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये जो अनियमितताएं हैं ये आपस में क्या हो जाती है, कांटेक्ट में आती है, एक दूसरे के संपर्क में आती है। अब क्या होता है, ये जो अनियमितताएं हैं ये आपस में इंटरलॉकिंग क्या बनाती है, इंटरलॉकिंग। यानी होता क्या है, बेसिकली जो आपकी किताब है या कोई भी वस्तु है, उसकी जो सतह है वो दूसरी वस्तु की सतह के बीच में इस तरीके से इंटरलॉकिंग बना देती है। ठीक है, अब इंटरलॉकिंग बना देती है तो क्या होता है, ग्रिप, अच्छी ग्रिप बन जाती है, जिस कारण जो आपकी वस्तु है वो अगर आप उसे धक्का देते हैं तो वो नहीं हिलती, यानी आपकी जो वस्तु है वो आगे की तरफ गति नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया है, इंटरलॉकिंग हो, क्या हो गया है, इंटरलॉकिंग हो। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनियमितताएं, क्या है यहाँ पे, अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं, तो इन इरेगुलरिटीज के कारण ही जो आपका फ्रिक्शन है वो होता है। क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसीलिए दो वस्तुओं की सतह के बीच में उत्पन्न होता है, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के जो सतह है उसमें अनियमितताएं हैं या इरेगुलरिटीज। इवन दो सरफेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। अब जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो आपका टेबल होती है, ठीक है, टेबल की जो ऊपर की सतह होती है वो हमें कैसे दिखती है, स्मूथ दिखती है, ठीक है, चिकनी दिखती है, पर इसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती, क्या होती है, अनियमितताएं होती, इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब क्या होता है, ये जो अनियमितताएं हैं, दोनों वस्तुओं की सतह में जो अनियमितताएं हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती, ठीक है, इस तरीके से वो इंटरलॉक हो जाती है, ठीक है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। अब क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लग रहा है, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो, ठीक है, दोनों सतह आपस में इस तरीके से जुड़, अब इसको तोड़ने के, इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि ये जो किताब है इस मेज में गति करे, मूव करे, हमें इस पे क्या करना होता है, बल लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है। और ये जो बल होता है, ये जो फोर्स होता है वो इतना होना चाहिए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो घर्षण बल है उसको ओवरकम कर सके, यानी उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं, क्या कोई बता सकता है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण बल क्या होता है, ये ऐसे कोट कंडारा, घर्षण बल क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, किस बात करें, अगर हम बात करें घर्षण बल की, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि घर्षण बल क्या है, एक संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट फोर्स। ये कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुएं कांटेक्ट में होती है, यानी संपर्क में हो। तो क्या होता है बेसिकली, जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में हैं, जैसे कि आपके पास, ठीक है, ये एक वस्तु है, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, एक बॉल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बॉल जो है, ये जो डब्बा है, ठीक है, इसके क्या है, कांटेक्ट, ठीक। अब
ये जब जो ये बॉल है, ये जो गेंद है, जब ये मूव करेगी, जब ये आगे की तरफ मूव करेगी तो एक बल लगेगा जो कि इसके मोशन को, इसकी गति को अपोज करे। उस बल को जो कि कब लग रहा है, जब ये वस्तु मूव करे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, इनके बीच में जो है सापेक्ष गति हो रही है, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो गति हो रही है, गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे हम घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो इसकी गति को रोकने की कोशिश करता है, और ये हमेशा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो आपकी बॉल होती है, बॉल को आप ग्राउंड पे रखते हैं, फिर से किक मारते हैं, तो आपने देखा होगा कि बॉल चलती है, ठीक है, गति करती है, और कुछ देर बाद वो रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है? घर्षण बल के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा बल है, ऐसा फोर्स है जो किसी भी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में और उसकी गति को वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका घर्षण बल हो। तो अब क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी भी वस्तु को, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर हमने किताब रखी, अब हमने इसे हाथ से क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। आपने कौन सा बल लगाया? हाथों से। जैसे कोट कंडारा, जैसे कोट कंडारा। अगर हम एक बुक को, किताब को जो है एक मेज के ऊपर रखते हैं, फिर अपने हाथों से इस किताब पे बल लगाते हैं, तो हम कौन सा बल लगा रहे हैं? अगर कोई बच्चा आंसर देना चाहता है तो खड़े हो जाइए, फटाफट आंसर दीजिए। मैम घर्षण बल। घर्षण बल नहीं, मैंने ये कहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं किताब को मेज पे रखती हूँ, ठीक है बेटा, किताब को मैं मेज पे रखती हूँ और अपने हाथों से इस पे बल लगाती हूँ, तो इस पे कौन सा बल लग रहा है? मेरे हाथों से इस पे कौन सा बल लग रहा है? पहले आप अपना नाम बताइए। शुभम कठैत। अच्छा, शुभम बेटा बताइए, तो आपने जब, जैसे हम हाथों से बल लगाते हैं किताब पे, तो ये कौन सा बल? जो घर्षण बल होगा, जब हम इस किताब को हाथ से इस तरीके से मूव कराएंगे, यहाँ से इस पे बल लगाएंगे, तो इसके विपरीत दिशा में जो बल लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, घर्षण बल होगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने अपने हाथों से बल लगाया है वो कौन सा बल है, कौन सा फोर्स है? ठीक है बेटा, आप बैठ जाइए। तो अगर हम बात करें, हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, इस किताब पे बल लगा, किसके द्वारा लगाया जा रहा है? हमारे हाथों से। तो हम इस पे जो है पेशीय बल लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि ये हमने अपने हाथों से लगाया है, हमारी मांसपेशियों के कारण ये बल लगा है, इसलिए हम इसे पेशीय बल कहते हैं। और अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, घर्षण बल की बात करें, तो वो जब ये किताब मूव करेगी, गति करेगी इस दिशा में, तो जो विपरीत दिशा में जो बल लगेगा उसे हम घर्षण बल कहते हैं, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम जब किताब को, किसी भी, कोई भी किताब है, कोई भी वस्तु है, उसे दूसरी वस्तु के संपर्क में रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किताब ली है, किताब को मेज के ऊपर, ठीक है, अब क्या होता है, जो किताब की सतह है या उसकी जो पृष्ठ है, उसकी जो पृष्ठ है उसमें आप जानते हैं अनियमितताएं है। जो मेज है, मेज के पृष्ठ में या उसकी जो सतह है उस पर अनियमितताएं है, तो बीच में क्या बन जाता है, इंटरलॉकिंग बन जाती है। अब ये इंटरलॉकिंग बन जाती है तो क्या होता है, हम एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिस कारण आपकी जो किताब है वो मूव नहीं करती। तो फिर क्या होता है, आपको इतना बल लगाना होता है ताकि वह बल जो आपके द्वारा लगाया गया है वो घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा, उस फ्रिक्शनल फोर्स से, उस घर्षण बल से, जिसके कारण जो है ये किताब इस मेज के ऊपर है, और वो किसके कारण हुआ है, इंटरलॉकिंग के कारण। ठीक है, तो आपको इतना बल लगाना है ताकि ये जो इंटरलॉकिंग है ये टूट जाए और आपकी जो वस्तु है वो आसानी से मूव करे। अब अगर हम बात करते हैं रफ सरफेसेस यानी खुरदुरी सतहों की, तो उसमें आप जानते हैं, आपको नॉर्मली भी दिखाई देता है कि उसकी सतह पे क्या होती है, अनियमितताएं होती। तो जब उसमें अनियमितताएं ज्यादा होती है तो इंटरलॉकिंग काफी अच्छी बनती है। ठीक है, काफी अच्छी इंटरलॉकिंग होती है, इस तरीके से इंटरलॉकिंग काफी बढ़िया तरीके से होती है, जिस कारण इस केस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल ज्यादा लगता है और
वस्तु को गति कराने के लिए, मूव कराने के लिए या इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, so the force of friction is greater if a rough surface is involved। अब इससे हमें क्या पता चला, जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती, अगर वो रफ है यानी खुरदुरी सतह है, तो उस केस में घर्षण बल ज्यादा लगता है। वहीं जब दो सतह जो है, जो आपस में संपर्क में है, वो कैसी है, चिकनी है, चिकनी होंगी तब भी उसमें इरेगुलरिटीज होती है, अनियमितताएं होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है, आपको आसानी से दिखती है। तो इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, लेकिन वो कम होता है खुरदुरी सतहों के कंपैरिजन में, उनकी तुलना। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, तो कभी भी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता, ठीक है, वो कभी शून्य नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्मूथ सरफेस या चिकनी सतह की भी बात करते हैं तो वो उन सतहों में भी अनियमितताएं होती हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है, यानी वो सतह जो कि बिल्कुल समतल दिखती है, उसमें भी बहुत छोटी छोटी अनियमितताएं होती। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। क्या हो जाता है, एक दूसरे के बीच में वो धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस अंतः बंधन यानी इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। यानी अगर दो पृष्ठ जो आपस में संपर्क में है, उनमें अनियमितताएं हैं, वो खुरदुरी है सतह, तो घर्षण बल ज्यादा लगता है, और उस घर्षण बल के अगेंस्ट हमें काम करना है, उसके विरोध में हमें काम करना है, तो हमें ज्यादा बल लगाना। वहीं जो चिकनी सतह होती है, उनमें भी अनियमितताएं होती हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से होती हैं। यही कारण है कि इस केस में, यानी जब हम चिकनी सतह की बात करते हैं, तो उस केस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम लगता है, यानी घर्षण बल कम लगता है। तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूं, आपके पास टेबल है, ठीक है, टेबल है, और आपके पास एक जो है जूट का कपड़ा, ठीक है। अब आप ये बताइए, अगर आप किसी वस्तु को इन दो सतहों पे जो है, कोई एक वस्तु है, उसे मूव कराते हैं, उसे गति कराते हैं, तो किस केस में, किस स्थिति में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? टेबल की सतह के ऊपर, या जो आपका मेज है उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर रखी हुई वस्तु पे, या फिर किसी जूट के कपड़े के ऊपर रखी हुई वस्तु? कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है टेबल की, यानी एक मेज है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक मेज है, और आपके पास एक जूट का कपड़ा है, ठीक है, जूट का कपड़ा है। एक मेज आपने सिंपली ऐसी मेज के ऊपर रख दिया, मेज की सतह कैसी है, चिकनी, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक वस्तु रखी, मान लीजिए किताब रख दी। अब दूसरी मेज है, उसके ऊपर आपने जूट का कपड़ा रखा है, आपने यहाँ पे क्या रख दिया, जूट का कपड़ा, यहाँ पे आपका जूट का कपड़ा, ठीक है, जूट का कपड़ा आपने यहाँ पे रख दिया है। अब आप क्या करते हैं, इसके ऊपर वस्तु रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। आपको ये बताना है दोनों में से किस केस में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ताकि आपकी वस्तु गति करे या मूव करे। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो खड़े होकर आंसर दीजिए। तो बेटा, आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, पहला मेज है, मेज के ऊपर आपने एक वस्तु रखी, दूसरा एक मेज के ऊपर आपने जूट का कपड़ा रखा है, उसके ऊपर एक वस्तु रखी है। आपको बल लगाना है ताकि ये वस्तु
मूव करे, गति करे। तो किस केस में आपको ज्यादा बल लगाना होगा, किस केस में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, पहले केस में या दूसरे केस में? आपका नाम क्या है? मैम अंश कठैत। ठीक है अंश बेटा, आप ये बताइए कि इन दोनों केसेस में किस में बल ज्यादा लगेगा? पहला केस है कि आपने एक मेज के ऊपर कोई वस्तु रखी है, उस पे बल लगा है। दूसरे केस में मेज के ऊपर एक जूट का कपड़ा बिछाया गया है और उसके ऊपर आपने एक वस्तु रखी है और फिर उस पे बल लगा है। तो दोनों में से किस केस में बल ज्यादा लगे ताकि आपकी वस्तु गति करे? बोलिए बेटा, आपकी आवाज आ रही है। फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? बेटा आप बैठ जाइए। तो अगर हम बात करें मेज की, ठीक है, एक आपके पास सिंपल टेबल है। टेबल की जो सतह होती है, उसकी जो सरफेस होती है, आप जानते हैं वो स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, उसमें अनियमितताएं कम होती। वहीं अगर हम जूट के कपड़े की बात करें, क्योंकि अब सेकंड केस में हमने मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर एक जूट का कपड़ा बिछाया है, जूट के कपड़े में अनियमितताएं होती है, ठीक है, इरेगुलरिटीज होती है। तो अगर हम जूट के कपड़े में किसी वस्तु को रखते हैं और फिर बल लगाएंगे, तो सेकंड केस में, क्योंकि सतह कैसी है, खुरदुरी, तो सेकंड केस में यानी जो जूट वाला केस है, इसमें जो है बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। वहीं पहले केस में जो मेज है, मेज की सतह कैसी है, चिकनी है, बिल्कुल स्मूथ है, समतल है। तो पहले केस में हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो दूसरे केस की कंपैरिजन में कम लगाना पड़ेगा। यानी जब आपकी सतह खुरदुरी होती है तो आपको ज्यादा बल लगाना होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, घर्षण बल ज्यादा उत्पन्न होता है और उस घर्षण बल को या फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज्यादा बल चाहिए होता। वहीं मेज की बात करें तो मेज की सतह चिकनी होती है, इरेगुलरिटीज कम होती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कम लगता है, इसलिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा ताकि आपकी वस्तु गति करे या मूव। तो बच्चों, आज हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने ये जाना किस तरीके से खुरदुरी सतह पर फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल ज्यादा लगता है और समतल या चिकनी सतह पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कम लगता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।